सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि हम श्रेणी क्रम में सीख गए थे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे लगता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हेडिंग होगी हमारी कॉम्बिनेशन पैरेलल। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे अब समांतर क्रम में प्रतिरोधकों की संयोजन कि समांतर क्रम में लगते कैसे। तो जैसे कि हमने देखा भी था कि समांतर क्रम में क्या करना है। जैसे मान लो ये एक पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, समांतर में क्या होगा, एक एंड एक तरफ और दूसरा एंड दूसरी तरफ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब समांतर क्रम की एक खास बात होती है, इन पे वोल्टेज बराबर चलता है, यानी कि इनके पास जो वोल्टेज होगा वो कैसा चलेगा, समान चलेगा। वोल्टेज इन पे बराबर रहेगा। ठीक है, वोल्टेज हर एक एक ब्रांच पे बराबर होता है, पर करंट बदल जाता है। तो समांतर के लिए सबसे पहले एक नोट डालेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में ये नोट नहीं लिखना है, ये बात आपको लिखनी नहीं है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। बट फिर भी याद रखने के लिए नोट क्या है नोट है हमारे पास कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज across each register is same। यानी कि समांतर क्रम में विभव प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि इसके पास जो वोल्टेज जाएगा, मान लीजिए एक बैटरी V से कनेक्टेड है, तो इसके पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V है, इसके पास जो वोल्टेज है वो भी V है, और इस तीसरे वाले के पास जो वोल्टेज है वो भी V है। परंतु करंट का यहाँ पर से विभाजन हो जाएगा। करंट यह आई, यहाँ पर करंट आएगा, उसका यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टुकड़ों में वो करंट टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर I1 करंट चला गया, इस वाली ब्रांच में I2 करंट चला गया, और इस वाली ब्रांच में I3 करंट हमारे पास चला गया। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिखिए एंड देन फिर मैं आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बताता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको कैसे नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, एंड देन फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो बात आगे करते हैं, डायग्राम दोबारा देखते हैं। तो देखिए हमें कैसे लिखना है। इसमें हमें यहाँ पर जब स्टेटमेंट लिखनी होगी तो हमें लिखना होगा लेट 3 रजिस्टर्स, 3 हो 4 हो, आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई तीन रेजिस्टेंस का बताइए या 4 रेजिस्टेंसेस का बताइए। सो लेट 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in parallel combination. Let I1, I2 and I3 be the current flowing through each ठीक है, लेट I1, I2, I3 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो हम यहाँ पे थोड़ा हिंदी में इसको लिख देते हैं कि माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना I1, I2 और I3 इन प्रतिरोधों या प्रतिरोधकों में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट हमने लिख दिया। जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, लेट V be the potential across each resistor। माना V जो है वो विभव है, V विभव है प्रत्येक प्रतिरोध में समान है। तो या कह सकता हूं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है, तो ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार हमें पता है V बराबर IR होता है। अगर पहला प्रतिरोध है R1 में तो V बराबर होगा I1 R1। सिमिलरली अगर मैं R2 में निकालूंगा, R2 में तो निकलेगा V2, V बराबर I2 R2, क्योंकि V तो सेम है। और R3 में अगर मैं देखूं तो R3 में V बराबर निकलेगा I3 R3। V हमें मिल गया, V1 हमें V पहले में I1 में R1 मिल गया, मतलब पहला V तो सेम ही है, तो I1 R1 V बराबर होगा, I2 R2 V भी बराबर होगा, और I3 और R3 भी V बराबर होगा। ठीक है, ये ओम के नियम अनुसार है। यहाँ पे कहते हैं माना या लेट I बी द नेट करंट, I को हमने नेट करंट माना। क्या माना? नेट करंट माना, यानी कि I को हमने माना कुल धारा। तो I हमारी कुल धारा है, या हम संतुलित धारा कह सकते हैं या समतुल्य धारा कह सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R, ये बन जाएगा। और I का बराबर क्या होगा? I का बराबर सर ये भी तो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। जहां पर ना याद रखना R जो है वो नेट रेजिस्टेंस है, भाई कुल प्रतिरोध है। इन सब को हटाकर अगर हम एक प्रतिरोध लाएं तो वो तीनों का काम करना चाहिए, तो वो कितना होगा? R, यानी कि हम इसे कहेंगे कुल प्रतिरोध। तो I का मान यहां से हमें क्या मिला? V बटा R, और यहां से हमने निकाला I1 I2 I3। अब आप जरा ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से I1 का मान निकाले, चलो यहीं पे निकालते हैं। अगर हम यहाँ से I1 का मान निकाले तो निकलेगा V बटा R1, यहाँ से I2 का मान निकाले तो निकलेगा V बटा R2, यहाँ से I3 का मान निकाले तो निकलेगा V बटा R3। I1 I2 I3 आ गया। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे इस वाली वैल्यू पे, इस वाले फॉर्मूले में, तो I बराबर हमें पता है भाई कुल धारा हमने मानी है, तो उसका मान हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 माना है। तो I की जगह आ जाएगा V बटा R, I1 की जगह आ जाएगा V बटा R1, I2 की जगह आएगा V बटा R2, और यहाँ आ जाएगा V बटा R3। आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो V बटा R ऐसे ही रहेगा, यहाँ से V कॉमन आएगा और यहाँ आएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कट गया, और 1/R का जो मान आया वो आया 1/R1, 1/R2, 1/R3। यह है हमारा समतुल्य प्रतिरोध। तो R को हम यहाँ पे कहेंगे नेट रेजिस्टेंस
या हम इसको कह सकते हैं कुल प्रतिरोध। लास्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था नेट आय, टोटल आय, इक्विवेलेंट आय, इन सब का मतलब एक ही होता है, इफेक्टिव आय, कुल या समथिंग। तो आर का मान यहाँ पर हमें मिल गया। अब जल्दी से नोट करें एंड फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से अब इस पर हमें क्वेश्चन करने हैं। तो V यहाँ पे हर प्रतिरोध में विभव था जो कि समान रहेगा क्योंकि ये समांतर क्रम में लगा है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। तो अगर मैं यहाँ से V की बात करूँ तो I1 R1 हो जाएगा R1 में। सिमिलरली R2 की बात करेंगे तो I2 R2 हो जाएगा, और R3 की बात करेंगे तो वो I3 R3 हो जाएगा। हमने I1 I2 I3 का मान निकाल लिया, तो V यहीं रहेगा, R1 नीचे चला गया, V यहीं रहा, R2 नीचे चला गया, V यहीं पे रहेगा और R3 नीचे चला जाएगा। फिर I को हमने नेट करंट माना। नेट बोले तो हमने यहाँ पर समतुल्य धारा मानी है I, या कुल धारा मानी है, तो I का मान V बटा R से निकलेगा। R यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस है। नेट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस का वही काम होता है कि आप तीन अलग अलग ना लगाओ, सिर्फ एक लगाओ, तो वो धारा को कितना रोकेगा। प्रतिरोध का काम धारा को रोकने का ही है, तो वही यहाँ पर है। R हमारा नेट रेजिस्टेंस है यानी कि कुल प्रतिरोध है, I हमारा नेट करंट था। अब आप खुद इमेजिन करो इस डायग्राम को देख के कि जब यहाँ से I करंट आ रहा था, तो यही I करंट तो तीन भागों में बटा ना, I1 I2 I3 पे। तो ये I का जो मान होगा उसका कुछ हिस्सा कहाँ गया? R1 में गया। I का कुछ हिस्सा कहाँ गया? R2 पे गया। और I का कुछ हिस्सा कहाँ गया? R3 पे गया। तो तीन अलग अलग जगह इस I का भाग गया है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके समान होना चाहिए? I के। इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने यहाँ पर रख दिया कि यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा, ये इसका मान क्या होगा? तो देखो इसकी जगह आएगा V बटा R, I1 की जगह V बटा R1, I2 की जगह आएगा V बटा R2 और I3 की जगह आएगा V बटा R3। V कॉमन ले लो, V से V उड़ गया, तो यहाँ पे वन अपॉन R का बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, उस चीज को भी नोट करेंगे क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस लगाए। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच हमने तीन प्रतिरोध लगाए। यहाँ से समझ आ जाएगा कि ये समांतर क्रम में लगाए क्योंकि इन तीनों का एक एंड एक तरफ है और दूसरा एंड दूसरी तरफ है। मान लिया ये पहला प्रतिरोध है 10 ओम का, दूसरा 20 ओम का और तीसरा 30 ओम का, मान लिया। तो हमसे इस क्वेश्चन का पूछा है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? कुल प्रतिरोध बताओ। हमसे पूछा है कुल प्रतिरोध बताएं। ठीक है, कुल प्रतिरोध बताएं। तो बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट रेजिस्टेंस, लेट R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम एंड R3 इक्वल टू 30 ओम। माना R1 बराबर, लेट मतलब माना R1 बराबर 10 ओम है, R2 बराबर 20 ओम है, R3 बराबर 30। नाम दे दिया हमने इसका R1, R2, R3, नाम दे दिया हमने इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के अनुसार यानी कि चित्र के अनुसार हमें एक चीज दिख रही है, R1, R2 एंड R3, यानी कि R1, R2 और R3 जो है वो कैसे कनेक्ट है? आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। ठीक है, R1, R2 और R3 समांतर क्रम में लगे हैं। अब अगर ये समांतर क्रम में लगे हैं तो R को माना मैंने इनका नेट रेजिस्टेंस। क्या माना? R को मैंने नेट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध मान लिया मैंने इनका R। तो हमें क्या पता है? हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ
नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल समांतर में कुल प्रतिरोध के सूत्र अनुसार या सूत्र के अनुसार, अगर हम इस सूत्र अनुसार जाएं तो हमें पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको पेपर में नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट मत करके आना। तो 1/10 1/20 प्लस 1/30। यहाँ पर हमें क्योंकि 3 प्रतिरोध दे रखे हैं क्वेश्चन में, और 3 प्रतिरोधकों का मान क्या है, R1 R2 R3, 20 30 10 20 30 ओम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को लगाएंगे। अब यहाँ पर ना हमें एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर हो, चाहे तो आप एलसीएम ले लें, 10 से लेंगे 1 2 3, फिर 2 से लेंगे तो 1 1 3, फिर 3 से लेंगे तो 60 आ जाएगा। 10 गुणा 2 गुणा 3 कितना बन जाता है, 60। तो 10 के टेबल में 60 आता है आपका 6 बार, तो 20 के टेबल में 60 आता है 3 बार, और 30 के टेबल में आता है 2 बार। तो आपका 1/R का मान आएगा, नीचे तो 60, ऊपर है 3 6 9 9 और 2 11, तो 1/R यानी कि 11/60। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें R का मान निकालना है। तो R के अलावा इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे आपको R का मान मिल जाएगा 60/11। सॉल्व कर लें, 60 ऊपर है तो अंदर आएगा, 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 पंजे 55, 5 बच जाएगा। तो चाहे तो आप ये लिखें 5 होल 5/11 ओम, एक तरीका यह है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं अगर, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, एक तरीका यह है। और एक तरीका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि इसको आप लिखेंगे पॉइंट लगा के 0, चक 44, फिर 6 पॉइंट लगा के 0, पंजे 55, फिर 5, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो R बराबर 5.45 ओम। तो आप इन तीनों तरीके से इनको लिख सकते हो, बट आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं आपको इसके एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ जिस पर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ये आ रहे हैं, हाँ। तो समांतर में कुल प्रतिरोध के सूत्र के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें पता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इनको लिखा हमने, इन्हें जोड़ा, इन्हें जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर आया 11/60, क्योंकि हमने एलसीएम लिया 60, एंड हमने यहाँ पे ये देखा कि 10 के टेबल में 66 टाइम जाता है, 20 के टेबल में 63 टाइम जाता है, और 30 के पहाड़े में 60 2 बार जाता है ना। तो यहाँ पे आएगा 6 + 3 + 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 बन गया यहाँ पे, नीचे आएगा 60। इसको घुमाया हमने तो R का मान आ जाएगा हमारा 60/11। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएंगे 5.45, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से भी लिखेंगे फटाफट। चलिए, तो ये सॉल्व करने के बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमारे पास R1 का मान कितना था, तो R1 का मान हमारे पास 10 ओम था, R2 का मान हमारे पास कितना था, 20 ओम था, और R3 का मान हमारे पास कितना था, 30 ओम था। लेकिन जब इन सबको हमने पैरेलल में लगाया तो कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास, यानी कि समांतर क्रम में लगाने के बाद समांतर क्रम में जब हमने इनका नेट रेजिस्टेंस देखा तो वो निकला 5.45। अब आप खुद देखिए, जो आपका नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि जो आपका कुल प्रतिरोध आया वो R1 से भी कम आ गया, R2 से भी कम आ गया, R3 से भी कम आ गया, और सबसे छोटे से भी छोटा है, यानी कि 10 से भी छोटा है 5.45, जबकि 10 20 30 से तो छोटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस smaller than individual resistance
and also smallest from the smallest one। क्या कह रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटा तो है ही, सारे के सारे प्रतिरोधकों से छोटा तो है ही, साथ साथ में सबसे छोटे से भी छोटा है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध है वो प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा तो है ही, साथ ही साथ वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर ले, ये इसकी मेन बात है। तो ये छोटी सी बात है यार। हाँ चलिए एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और। दो पे ही करते हैं ना, पहले एक छोटा सा बेसिक और क्वेश्चन करते हैं। ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। हमसे कहा इस पूरे परिपथ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। चल ठीक है, देता हूं मैं कुछ समय, निकाले इसका आंसर, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप इसका नाम देंगे R1, R2, R3, और सबसे पहले आप इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, इस वाले को R2 और R3। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे R2 और R3 आपस में कैसे हैं, दोनों के दोनों समांतर क्रम में। तो आप लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, यानी कि R2 और R3 समांतर क्रम में है। ठीक है, माना R इनका या R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डैश का मान कैसे निकलेगा, 1/R डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4 है ना। कैसे निकलना चाहिए R डैश को, 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2/4, जिसको सॉल्व करके आएगा 1/2। तो 1/R डैश का मान कितना आया, 1/2, और R डैश अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो R डैश हमें मिल गया, जो किसको सॉल्व करके आया, जो इस बॉक्स को सॉल्व करके आया, इस पूरे को। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया है कि यहाँ 4 ओम था और यहाँ पर आ गया 2 ओम, यानी कि R1 था और यहाँ पर R डैश आ गया, क्योंकि उस दोनों को तो सॉल्व कर दिया। तो आप देखेंगे R1 एंड R2, जिसका मान यहाँ था 4 ओम, यहाँ पे आया 2 ओम। R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, ये कैसे आ गए, ये श्रेणी क्रम में आ गए। R1 और R डैश श्रेणी क्रम में है। माना
आर इनका कुल प्रतिरोध है। तो इनका कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर। लेट आर इज टोटल इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर इन दोनों का कुल प्रतिरोध R है और ये दोनों के दोनों श्रेणी में लगे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R डैश। R1 का मान कितना है 4 ओम, R डैश का कितना है 2 ओम और आंसर आ जाएगा 6 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करके, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है, पहले इस बॉक्स को सॉल्व किया। इस बॉक्स को सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2 यानी कि कुल प्रतिरोध आ गया 2। और फिर ये कुल प्रतिरोध 2 जो है वो क्या R1 के साथ कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी में इसको डायरेक्ट जोड़ ले, आम का आंसर 6 ओम आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कल अब मिक्स ग्रुपिंग पे और क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स ग्रुपिंग में करेंगे कैसे करंट निकाला जाता है, उसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा, कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है इनके पास। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या सीखा कि कैसे हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना, अब हम इनके अंदर करंट निकालना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।